जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के वेरी इम्पोर्टेंट 34 बहुविकल्पी प्रश्न। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 34 बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं और ये प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में आते रहे हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है, रट लेना है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। तो यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको इसी तरह से बेहतर तैयारी कराऊंगा बोर्ड परीक्षा 2024 की। मेरे प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग ध्यान देंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं कि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं इसी तरह से आपकी चैप्टर वाइज, आप लोग ध्यान देंगे, मैं आपकी चैप्टर वाइज तैयारी कराऊं या आपको जहां तहां से प्रश्न बताऊं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल मैंने पहले पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला नेपोलियन बोनापार्ट। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा वाला विकल्प सही है, और इन्होंने ही जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला तैयार की थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहिएगा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर रूसो। दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर क्या है? रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक उपबंध। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों के अनुसार सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रूसो। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय, यहाँ से एक प्रश्न मैं आपको और बताऊंगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन 1789 ईस्वी में हुई थी, और उस समय फ्रांस की क्रांति का जो समय था, उस समय फ्रांस की शासन व्यवस्था या किसका शासन था फ्रांस पर? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लुई 16वां। यहाँ पर ये जो दूसरा वाला विकल्प है ये सही हो जाएगा। जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस का शासक कौन था? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, या शासन किसके हाथों में था? लुई 16वें के हाथों में। अगला है प्रश्न, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका दिए गए विकल्पों में से किसने निभाई? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग की भूमिका के अनुसार ही, यानी कारण ही फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ।
अगला है प्रश्न, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मॉन्टेस्क्यू ने अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया था। प्रश्न अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं कहता हूं कि ये प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में यहां से प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। यहां पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन 1862 ईस्वी में। कब? सन 1862 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बन गया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार जो दिए गए विकल्प हैं, इन विकल्पों के अनुसार सही उत्तर क्या होगा? दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक थे मॉन्टेस्क्यू। कौन थे? मॉन्टेस्क्यू थे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, और मैंने आपको बताया ही है कि मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों के अनुसार सन 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। कब? सन 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर क्या है? सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब? सन 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? दिए गए विकल्पों के अनुसार यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मैजनी था। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या है? मैजनी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर तैयार कर लेना इस प्रश्न को। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? चाहे ऐसे प्रश्न लिखा हो या लिखा हो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम या सबसे पहले फ्रांस देश से हुआ। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? दिए गए विकल्पों के अनुसार इटली का एकीकरण किसके? गैरीबाल्डी, जिनका पूरा नाम क्या था? ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी। इन्होंने ही इटली के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका का निर्वाह किया था। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो पुनर्जागरण का अभ्युदय दिए गए विकल्पों के अनुसार किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ? इटली में हुआ था। अगला प्रश्न जो है यह तो कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है और प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? दिए गए विकल्पों के अनुसार यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि किसे जो है 1871 में जर्मनी का सबसे पहला यानी प्रथम सम्राट घोषित किया गया। यहाँ पर विकल्पों के अनुसार सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा,
कैसर विलियम प्रथम। राइट आंसर क्या है? कैसर विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उदारवाद से तात्पर्य है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है विकल्प निजी संपत्ति का अभाव, दूसरा विकल्प है राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, तीसरा विकल्प है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, और चौथा है कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद से तात्पर्य है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष क्या समान समझा जाए, यानी समानता हो उनमें। अगला प्रश्न है वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1800 कब? सन 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिउसिप्पी मैथियनी का संबंध था। जिउसिप्पी मैथियनी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से या जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से या फ्रांस के राष्ट्रवाद से? तो इसका उत्तर क्या होगा कि जिउसिप्पी मैथियनी का संबंध इटली के एकीकरण से था, यानी इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले थे कौन? जिउसिप्पी मैथियनी, या यहाँ पर मेजनी होगा। दो आप ध्यान दीजिएगा, दो चीजें, यहाँ पर मैथियनी लिखा हो या मेजनी, एक ही चीज है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या था? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था आम जनता, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका किसकी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दिए गए विकल्पों के अनुसार? ऑटो वान बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका का निर्वाह किसने किया? ऑटो वान बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी से। किस देश से? जर्मनी से, क्योंकि इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया था। और प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? उत्तर हो जाएगा जर्मनी देश से। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो उत्तर क्या होगा? ऑटो वान बिस्मार्क। प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है यहाँ पर, लेकिन उत्तर सेम एक ही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? विलियम प्रथम को। अगला प्रश्न है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर क्या होगा? 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? असीमित राजतंत्र। यहाँ पर पहला ही विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? दिए गए विकल्पों के अनुसार कौन सा देश ऐसा देश था जो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, जर्मनी इज द राइट आंसर। आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? दिए गए विकल्पों के अनुसार जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसने कहा? मैटरनिख ने। यानी यह कथन किसका है? मैटरनिख का है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ज्यूसेप्पे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। कौन सा? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने गुप्त संगठन की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यंग इटली। राइट आंसर है यंग इटली, जो कि गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने की थी या मैजिनी ने की थी। अगला प्रश्न है निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। दूसरा विकल्प है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। तीसरा विकल्प है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। और चौथा विकल्प है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंकुशवाद का तात्पर्य है। तो निरंकुशवाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का क्या होता है? अंकुश होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला, और प्रश्न क्या है यहाँ पर? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा दिए गए विकल्पों के अनुसार कब हुई थी? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पर क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना हो गई। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बुर्बो। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? यहाँ पर दिए गए जो विकल्प हैं इनके अनुसार सही उत्तर क्या होगा? रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने? ऑटो वान बिस्मार्क ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो सका। अगला प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से कोई और बहुविकल्पी प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। और नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस देश से था। अगला प्रश्न
है और अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, फिर भी मैं आपको इसका उत्तर बताता चलूंगा। कैसर विलियम प्रथम को 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।